हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट पॉइंट। आई एम सीए तृप्ति सिंह और हमारा आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। यूजीसी नेट और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ एग्जाम्स बेस्ड चीज़ें कवर की गई हैं जिस पर बेस्ड एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक डेप्रिसिएशन। दरअसल डेप्रिसिएशन है क्या? ये एक परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूइंग डिक्रीज है। यानी दो चीज़ें ध्यान रखना, एमसीक्यूज बनते हैं इन सब चीज़ों पे। ये एक परमानेंट और लगातार होने वाला कॉन्टिन्यूइंग है। ऐसा नहीं है कि पहले साल डेप्रिसिएट हो गई अगले साल नहीं होगी। तो परमानेंट भी है, यानी जो चीज़ एक बार डेप्रिसिएट हो गई वो हो गई, ठीक है। तो परमानेंट है और कॉन्टिन्यूइंग है, यानी लगातार होती रहती है ये डिक्रीज। किस चीज़ के अंदर? उसकी किसी भी जो भी आपकी एसेट है उसकी क्वालिटी में और क्वांटिटी में, ठीक है, और साथ साथ और वैल्यू और उसकी कीमत में। लेकिन अब कीमत कौन सी? बुक वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू होती है। तो हमारे साथ ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है बुक वैल्यू। तो ये किस में डिक्रीज है? बुक वैल्यू में। इट्स मार्केट वैल्यू में बी डिफरेंट। तो हमने जैसा देखा है कि बैलेंस शीट के अंदर हम कभी भी मार्केट वैल्यू पे चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है ना बच्चे। तो मार्केट वैल्यू हो सकता है कि उसकी डिफरेंट हो। हम यहाँ पे बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है? एक आपका कॉन्टिन्यूइंग डिक्रीज है आपकी बुक वैल्यू के अंदर ऑफ अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ध्यान रखना बच्चे, सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगने वाले गिरावट को, होने वाली गिरावट को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या बोलेंगे वो अभी आगे देखते हैं, लेकिन उसके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अभी ऊपर भी देखा हमने, लगातार होने वाला प्रोसेस है। Because the value is reduced either due to use or with the efflux of time। तो किस वजह से गिरावट आती है? या तो उसके इस्तेमाल करने से या फिर समय के पैसेज के साथ साथ, यानी समय व्यतीत होता जा रहा है तो उस एसेट की वैल्यू में गिरावट होती जा रही है। जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर आप कोई बिल्कुल मान लो ब्रांड न्यू अगर आपने कोई कार भी खरीदी है, आज आप कार खरीद के लाए शोरूम से और मान लो उसको आप 15 दिन बाद, सिर्फ 15 दिन बाद जो है उसको बेचना चाहोगे, तो बच्चे जितने रुपए में आपने खरीदी थी उतने रुपए में नहीं बेच पाओगे। उसमें क्या हो जाएगा? गिरावट आ जाएगी। वही गिरावट क्या कहलाती है? हमारी डेप्रिसिएशन कहलाती है ना। तो उसका एफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी सिर्फ समय के पास होने की वजह से भी किसी भी एसेट की कीमत में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है, चाहे आपने उसका इस्तेमाल किया हो या ना किया हो। तो यूज की वजह से भी हो सकती है कोई चीज़ डेप्रिसिएट और समय की वजह से भी डेप्रिसिएट हो सकती है। सेकेंड, इट्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। तो ध्यान रखना बच्चे, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड हमेशा एप्रिसिएट होती है आपकी, यानी लैंड बढ़ती जाती है वो डेप्रिसिएट नहीं होती। इट इज़ एन एक्सपेंस बट नॉट इन्वॉल्व कैश। ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने की वजह से हमारे हाथ से पैसा कहीं पे भी नहीं जाता है। तो ये कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट इज इट इज़ एन एक्सपेंस एंड देयरफॉर इट इज़ डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। क्योंकि ये खर्चा है और हम अपने सारे जितने भी खर्चे हैं हमारे वो सबको हम कहाँ पे भेजते हैं? पी एंड एल के डेबिट साइड भेजते हैं। वेदर देयर इज प्रॉफिट और नोट, यानी अगर प्रॉफिट है तो भी, अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी है अगर बिजनेस के अंदर, तो भी डेप्रिसिएशन तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा और आप अपने पी एंड एल के अंदर डेबिट साइड में उस चीज़ को भेजोगे। इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला पॉइंट, ठीक है, स्टार लगा लो यहाँ पे। इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। ये कोई प्रोसेस नहीं है वैल्यूएशन का, यानी फिक्स्ड एसेट को वैल्यू करने का कोई प्रोसेस नहीं है। ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। आप क्या कर रहे हो? इसमें एलोकेट कर रहे हो कॉस्ट को। कहाँ पे एलोकेट कर रहे हो? जितने साल उसकी यूजफुल लाइफ है, अगर आप अगले 10 सालों में उसको इस्तेमाल करने वाले हो तो आप उसकी कॉस्ट को 10 सालों में एलोकेट कर रहे हो, बांट रहे हो, है ना। अगर 5 साल लाइफ है तो 5 सालों में एलोकेट कर रहे हो। तो ये क्या है? ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का प्रोसेस है, ना कि वैल्यूएशन का प्रोसेस है। एमसीक्यू के अंदर बच्चे अक्सर पूछ लिया जाता है ये वाला सवाल। अगला, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज ओनली फॉर टेंजिबल एसेट। सिर्फ टेंजिबल एसेट के लिए ही हम इस शब्द को यूज करते हैं। दिस टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग एंड फिक्टिशियस एसेट्स। वेस्टिंग और फिक्टिशियस एसेट्स के लिए ये टर्म यूज नहीं की जाती है। सच एज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल माइंस है आपकी, उसमें से आपने कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसके ऊपर क्या लगता है? डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन नहीं, डिप्लीशन, ओके। और अगर आपकी कोई गुडविल वगैरह यानी कि आपकी इंटेंजिबल एसेट है तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है बच्चे।
चलो तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही आगे ये है कि डिप्लीशन, एमोर्टाइजेशन और ऑब्सोलेंस, ये क्या है, क्या ये डेप्रिसिएशन है या फिर उनसे अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अभी अभी हमने ऊपर भी देखा डिप्लीशन क्या होता है बच्चे। डिप्लीशन होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके जब डेप्रिसिएट होते हैं यानी कम होते हैं। तो द टर्म डिप्लीशन इज अप्लाइड टू द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। जैसे कि आपका ऑयल वेल्स हो गए, कोल माइंस हो गई, तो उनके ऊपर जो चीज़ डिक्रीज कर रही है उनको, जैसे कोयला निकालते जा रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उनको हम बोलते हैं कि डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे, एमोर्टाइजेशन। अब ये एमोर्टाइजेशन किसके ऊपर हम यूज़ करते हैं, ये हम जब आप अपनी इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका एक ग्रेजुअल और सिस्टमैटिक डिक्रीज है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि आपके पेटेंट्स हो गए, परचेज्ड गुडविल हो गई। बच्चे ध्यान रखना परचेज्ड वर्ड लिखा हुआ है, एमसीक्यू में अगर कभी भी गुडविल आता है एमोर्टाइजेशन के लिए वर्ड, तो वो गुडविल परचेज्ड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सेल्फ जो आपने गुडविल जनरेट की है उसके ऊपर, उसको पहली बात आप रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, तो जब रिकॉर्ड ही नहीं करते तो अमोर्टाइज करने का सवाल ही नहीं होता उसको। लेकिन जब हम गुडविल को परचेज करते हैं, किसी दूसरी पार्टी की गुडविल को परचेज करते हैं, तो हम उसको जितने भी सालों के अंदर हमें लगता है कि इतने सालों में हमें बेनिफिट मिलना है, उतने सालों के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, अमोर्टाइज करके राइट ऑफ कर देते हैं, है ना। देन कॉपीराइट्स, तो जितने भी मतलब आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिस भी नाम से, उन सबको अगर आप डेप्रिसिएट करते हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एमोर्टाइजेशन, ओके। देन नेक्स्ट इज ऑब्सोलेंस। ये क्या है बच्चे, यानी कि आपकी कोई भी चीज़ पुरानी हो गई है ना। अब किन कारणों की वजह से वो ऑब्सोलीट हो सकती है आपकी चीज़। पहला, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ आ गई है तो आपकी मशीनरी जो थी वो क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट, या फिर लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन। तो किसी भी कारण की वजह से अगर आपकी मशीनरी पुरानी हो जाती है या फिर देखने में तो नई चमचमाती हुई है ही, लेकिन मार्केट में कोई अच्छी चीज़ आ गई है उसकी बजाय, तो या फिर आप कह लो आपकी मशीन जो है 10,000 यूनिट्स ही बना पाती है एक दिन के अंदर, जबकि मार्केट में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो 15,000 यूनिट्स बना सकती है। तो इन कारणों की वजह से भी आपकी मशीनरी क्या होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है, तो उसको हम ऑब्सोलेंस बोलते हैं, ओके। चलो आगे पढ़ते हैं, कोजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कारण क्या है डेप्रिसिएशन लगने के। पहला, फिजिकल वियर एंड टीयर। तो भाई ठीक है, टूट फूट जो फिजिकल देखने से भी पता चलती है, टूट फूट होती जा रही है, अब उसकी वजह से एसेट आपकी डेप्रिसिएट हो रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम निकल रहा है उसकी वजह से डेप्रिसिएट हो रही है, अभी ऊपर भी हमने इसके बारे में बात की थी। थर्ड, चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से भी आपके एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है। जैसे कि मान लो जो आपके कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं, उनकी हैबिट में चेंज होना, या फिर कोई फैशन ट्रेंड जो है मान लो नया आ गया है तो उसकी वजह से आपकी एसेट का पुराना हो जाना, कोई टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब हमारे कहाँ पे कवर होते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपकी एसेट पे डेप्रिसिएशन लग जाता है। फोर्थ क्या है, एक्सपायरेशन ऑफ द लीगल राइट्स या फिर एफ्लक्स ऑफ टाइम। अब ये क्या है बच्चे, जैसे मान लो आपने लीज पे कोई एसेट ली थी, तो अगर लीज मान लो 10 साल की लीज पे ली है, तो जैसे जैसे आपका लीज का टाइम खत्म होता चला जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर हम कहेंगे कि ये डेप्रिसिएट होती जा रही है ना। तो एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट की वजह से भी एसेट्स डेप्रिसिएट हो जाती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे कुछ कारण थे कि जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि अब नीड क्या है, ज़रूरत क्या है डेप्रिसिएशन के लगाने की। तो फर्स्ट है हमारा टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट। अब बच्चे जैसे हमने देखा कि P&L के अंदर आप डेबिट साइड में भेजते हो डेप्रिसिएशन को, है ना। अगर हम डेप्रिसिएशन को मान लो खर्चे की तरह नहीं दिखलाएं तो आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर जो पिक्चर है वो शो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका वो एसेट तो आपने इस्तेमाल किया है ना, इतना मोटा खर्चा जब आपने कर दिया, और अगर आप उसको शो नहीं करोगे बच्चे P&L के अंदर, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, बढ़ चढ़ कर आएंगे। मान लो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है, आपने वो नहीं दिखाया P&L के अंदर, तो आपका 1 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़कर आएगा। एक तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा बिना बात में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका खर्चा किया है आपने, लेकिन आपने अपनी गलती की वजह से उसको शो नहीं किया, तो आपका एक टैक्स जो है एक्स्ट्रा वो आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी इसकी वजह से,
इसकी वजह से ये होगा कि आपको वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट आप अपने शेयर होल्डर्स में बांट दोगे, यानी जो आपका कैपिटल का पार्ट था वो आपने अपने शेयर होल्डर में बांट दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बांट दिया, है ना। तो ये वाली भी एक गड़बड़ी हो जाएगी। तो सही प्रॉफिट को सर्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। दूसरा, टू शो द एसेट्स एट देयर प्रॉपर वैल्यू, एसेट्स को अब उनकी प्रॉपर वैल्यू के ऊपर शो करने के लिए, क्योंकि एसेट अब आपकी कम होती जा रही है। अगर मान लो आप सिर्फ बुक वैल्यू पर ही दिखाओ, डेप्रिसिएशन माइनस ना करो, तो आपकी बैलेंस शीट जो है ओवर स्टेटेड फिगर दिखलाएगी आपकी एसेट्स की। Unless depreciation is provided, the value of the assets will be overstated in the balance sheet and it will not reflect the true and fair view of the business। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज टू क्रिएट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे, पर मुझे नहीं लगता कि आपने इसको ढंग से समझा भी है कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये जब आप एसेट को रिप्लेस करते हो, मान लो 5 साल के लिए आपने कोई एसेट खरीदी है, 5 साल में तो वो खत्म हो जाएगी, यानी 5 साल बाद आपको एक नई एसेट खरीदनी पड़ेगी, है ना। अब 5 साल बाद अचानक से एक बहुत मोटा खर्चा आपके सामने आने वाला है एसेट को खरीदने के लिए, तो उसके लिए यह क्या करती है, फंड्स क्रिएट करती है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि फंड्स कैसे क्रिएट करती है भाई ये। तो बच्चे देखो, हमने देखा कि ये कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो जब आपने P&L के अंदर एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर डाल दिया, यानी पैसा तो नहीं गया आपका 1 लाख रुपए, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन जो था वो दिखला दिया, तो इससे हुआ क्या कि आपके जो प्रॉफिट थे उसमें से 1 लाख रुपए आपने बचा लिए, यानी कैश में खर्चा नहीं किया लेकिन खर्चा दिखला दिया। तो जो वो खर्चा दिखलाया आपने, उसकी वजह से आपका जो 1 लाख रुपए का कैश था, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका फंड था, वो आपने क्या किया, वो बचा लिया। तो उसको आप क्या करते जा रहे हो, अब धीरे 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 एक्यूमुलेट करते रहोगे 5 सालों तक, और जब 5 साल बाद एक नई एसेट खरीदने का समय आएगा तो आप उस फंड से क्या कर सकते हो, अपनी नई एसेट को खरीद सकते हो, है ना। तो ये क्या करती है, ये फंड क्रिएट करती है आपकी नई एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए। क्लियर है बच्चे, रीड कर लेना एक बार आप सब कुछ, यही सब कुछ उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। ये क्या बोल रहा है, कैपिटल इंटैक्ट रखने के लिए। अभी जो मैंने ऊपर भी समझाया था वही है कि अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा प्रॉफिट इन्फ्लेट कर जाएगा, यानी बढ़ चढ़ कर आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। इफ सच प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स, और अगर हम उस प्रॉफिट को ओनर्स में या शेयर होल्डर्स में बांट देंगे, देन इट विल अमाउंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने अपने फिक्स्ड कैपिटल में से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैसा अपने ओनर्स को, जो कि सही नहीं है बिजनेस के लिए, और ये लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है बच्चे। देन लास्ट इज स्टैट्यूटरी नीड। हमारे कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन लगाओ, तो इस वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं मेथड में से 1 नंबर का, और बहुत छोटा सा सवाल होता है। तो ज़्यादातर हमें सिर्फ एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, यही 2 चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, है ना, लेकिन और भी बड़े सारे मेथड्स हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वही अपना एसएलएम, और सबसे ईजी मेथड से। एसएलएम को बोलते क्या है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, या फिर फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो कुछ भी आप बोल सकते हो, सब एसएलएम ही है। इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर आप सेम जो अमाउंट है उससे आप डेप्रिसिएट कर रहे हो अपने एसेट को साल दर साल, हर साल आप सेम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। उसका लगाने का फॉर्मूला हो सकता है आपका एक सिंपल सा है, ये रहा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू क्या है बच्चे, आपकी स्क्रैप वैल्यू, यानी कि 5 साल की अगर मान लो आपके एसेट की लाइफ है, तो 5 साल बाद वो एसेट कितने रुपए में बिक पाएगी, यानी उसका जो कबाड़ है, लोहा है, कैसे भी मर्जी बोल लो, वो कितने रुपए में बिक पाएगी। मान लो 5 लाख की एसेट आपने खरीदी और उस पर 10,000 रुपये आपको ये लग रहा है कि हमें मिल जाएंगे 5 साल के बाद में, तो वो हमारी स्क्रैप वैल्यू है। तो यानी कि कॉस्ट आपको 5 लाख की थोड़ी पड़ी, 10,000 तो वापस मिल ही जाएंगे आपको। तो कितने की कॉस्ट पड़ी, 4,90,000 की पड़ी। तो हम 4,90,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, उसकी यूजफुल लाइफ से, यानी कि 5। तो जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा डेप्रिसिएशन होगा, और साल दर साल हम वही अमाउंट से डेप्रिसिएट करते जाएंगे अपनी एसेट को। तो एक तो तरीका ये है, या फिर दूसरा क्या होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज बोलते हैं कि 10% जो है आपको डेप्रिसिएशन लगाना है,
ओवर द ईयर्स। तो हम क्या करते हैं, मान लो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए का 10% आप निकालोगे तो कितना आया 10,000 रुपए, और आप अगले 10 सालों के अंदर अंदर 10,000 जो है वो अमाउंट निकालते जाओगे और लगाते जाओगे अपना डेप्रीसिएशन। तो सेम रहेगा, यानी 10,000 ही रहेगा, लेकिन किस पे निकलेगा, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर 10% दिया हुआ है तो उसकी सिर्फ बुक वैल्यू पे लगाओगे आप उस 10% को, है ना, उसके माइनस करके, जैसे WDV में माइनस करके लगाते हैं ना, ऐसे नहीं लगाना, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10% हम लगाएंगे। तो इसका एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन SLM के अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। SLM के अंदर हमें एकदम से ऐसा लगता है कि SLM में तो यार परसेंटेज की ज़रूरत ही नहीं है, पर लेकिन बच्चे परसेंटेज SLM में भी हो सकती है, और उसके लिए भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, यानी जितना भी आपको डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जितनी भी टोटल उसकी कॉस्ट है वो, और इनटू में कर दोगे आप 100। जैसे अगर अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें हम कि हमारा 10,000 का डेप्रीसिएशन आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी थी हमारी, उसकी 1,00,000 रुपए थी, इनटू में 100 कर देंगे, है ना बच्चे। तो कितना आ गया, ये 10% आ गया। तो अगर आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पूछ लें SLM के अंदर, MCQ में पूछ लिया जाता है, तो ये आप अपना फॉर्मूला बताओगे वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड मेथड है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसके अंदर बच्चे क्या होता है, आपको पता ही है कि हमारा फिक्स्ड रेट, यानी 10% जैसे मान लो दिया है, तो रेट फिक्स्ड है, 10% हम हर साल डेप्रिसिएट करेंगे अपने एसेट को, लेकिन किस पे, ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस, दैट इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपकी शुरू में 1,00,000 रुपए की एसेट थी, 1,00,000 के ऊपर आपने जब 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो 10,000 का डेप्रिसिएशन आया। तो जब सेकेंड ईयर आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 1,00,000 में से पहले आप माइनस करोगे कितना, 10,000 रुपये, जो पुराना डेप्रिसिएशन था। तो आपके पास नेट फिगर कितने की बचेगी बच्चे, 90,000 की। तो अब जो 10% लगाओगे आप, वो किस पे लगाओगे, इस 90,000 पे लगाओगे। तो 90,000 का 10% यानी 9,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन दूसरे ईयर का कितना होगा हमारा, 9,000 रुपये होगा। और इसी तरह से करते करते हम हर सालों में पुराने वाले डेप्रिसिएशन की फिगर माइनस करते जाएंगे, और अपना नया जो डेप्रिसिएशन है वो उतना 10% या जो भी परसेंटेज गिवन है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाएंगे। क्लियर है। ये इसको हम क्या भी बोलते हैं, देखो बच्चे आप लोग क्योंकि पढ़े हुए हो तो इसलिए मैं ना प्रैक्टिकल करके नहीं दिखला रही हूँ ज़्यादा, ठीक है ना। जो मेन चीज़ हमारी MCQ की तरह बन सकती है मैं सिर्फ वही करा रही हूँ आपको। इसको हम क्या भी बोलते हैं कि ये एक टाइप है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम शुरू में पहले सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। शुरू में 10,000 है, फिर 9,000 हो जाएगा, फिर 8,100 हो जाएगा, है ना। ऐसे करते करते आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जा रहा है। तो हम इनिशियल ईयर्स के अंदर मोटा डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और बाकी के जो हमारे पीछे पीछे ईयर्स रह जाते हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन कम होता चला जाता है। तो ये आपका एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मेथड है, कौन सा, WDV। ठीक है बच्चे। ये क्या करता है, मोर क्विकली एसेट को डेप्रिसिएट करता है, क्योंकि शुरुआती जो टाइम है, ईयर्स हैं, उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाया है ना। दूसरा क्या है, दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इफ एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन इट्स अर्लियर ईयर्स। ज़्यादा ये फ़ायदेमंद कहाँ पे रहता है, जब कोई एसेट आपकी ऐसी हो जिससे कि आपको लगता है कि जो उसके इनिशियल ईयर है उसके अंदर हमें इसको ज़्यादा, ये एसेट हमारी इस्तेमाल होने वाली है, बाद के में कम होएगी, या फिर शुरू के सालों में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बाद में इतनी प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। तो हम ये डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं, क्योंकि शुरू के सालों में हमने डेप्रिसिएशन लगाया और एसेट को अपनी ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसके अंदर लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो क्या होती है कि दिस मेथड वैल्यू ऑफ एसेट्स नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर हमारी वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, कम होती जाएगी, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो नहीं हो पाती है ना। आप चाहे तो कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर उसके ऊपर लगा के देखना, तो आप बहुत लंबी कैलकुलेशन करते चले जाओगे, तभी भी आपकी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चे। इसके अंदर भी
इसके अंदर भी जो है कई बार आपको एक फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि रेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बच्चे इस वाले फॉर्मूले के ऊपर एमसीक्यू पूछा भी जा चुका है नेट के ही पेपर्स में। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस में अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, और ये एन है, एन क्या है आपकी एसेट की जो भी लाइफ है, इनटू में 100। तो देखो बच्चे जहाँ पे लिखा भी हुआ है एन इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्योंकि आपने अगर ये डेप्रिसिएशन निकालने का अगर आप भूल गए हो कि आप कैसे निकालते हैं, तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी जो है वो आप लोगों को दिखलाया हुआ है यहाँ पे। A machine is purchased for rupees 1,60,000 and it is estimated that after its useful life of 4 years, the scrap value would amount to rupees 10,000। तो 1,60,000 की मशीन है, 4 साल की लाइफ है और 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है। इट इज़ डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट द मशीन बाय द WDV मेथड। WDV से हमें डेप्रिसिएट करना है और कहता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। हमें परसेंटेज रेट जो है वो निकालना है डेप्रिसिएशन का। तो बच्चे ज़्यादातर एमसीक्यूज में इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है, प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता, पर ऐसा सिंपल सा एक एमसीक्यू भी वो पूछ सकते हैं 1 नंबर में, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। तो हमने देखो अपनी फिगर्स रख दी, स्क्रैप वैल्यू जो थी हमारी 10,000 थी वो हमने पुट कर दी, कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी 1,60,000 थी वो हमने पुट कर दी, और एन जो था यहाँ पे हमारी लाइफ कितनी है 4, तो हमने 4 जो थे वो पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लो आप। हमने 10,000 को पहले जैसे हम अपने वो बनाते हैं ना फैक्टर्स, ऐसे हमने 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 किया, और इसी तरीके से 1,60,000 को भी हमने डिवाइड कर दिया 20 के 4 पार्ट्स में। अब क्योंकि ये जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, ऐसे ये जो 4 रूट था वो हमने निकाल लिया, और जब इसको आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है सोल्व करना। आप निकाल के देखो, इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, इसमें से 20 बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस में 10 अपॉन में 20 इंटू 100, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 20, तो इंटू में 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10/20 इंटू में 100, यानी 2 पंजे 10, तो कितना हो गया ये 50%। तो वही आ रहा है 50%। तो कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर देखो आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा 1 नंबर का, तो इसी तरीके की इजी कैलकुलेशंस ही होंगी। अदरवाइज बच्चे इसके लिए आपको एन्युटी टेबल्स जो है वो यूज करनी पड़ जाती है हमें, है ना। तो पर लेकिन नेट के अंदर वो कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एन्युटी टेबल देने वाला नहीं होगा वहाँ पे पेपर में। तो इसी तरीके के आसान सवाल पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप इजीली निकाल सको। एक नोट भी दिया हुआ है, पढ़ लो। जनरली मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज नॉट वेरी इजी। इतनी आसान, जैसे इसके अंदर फिगर्स ही ऐसी दी हुई हैं कि जो आपने 4 रूट निकाला बड़े आसानी से निकल गया, 10,000 और 1,60,000। अगर यहीं पे मान लो ऊपर आपके 5,000 होता तो उसका निकालना रूट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता कि कितना निकालें। We use logarithm table for this purpose. Moreover, whenever scrap value is 0, then rate of depreciation cannot be determined. तो इस तरीके की जब सिचुएशन आती हैं तो वो हमारे लेकिन एमसीक्यूज के अंदर नहीं आती हैं, क्योंकि 1 नंबर के एमसीक्यू में वो ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे। तो वरना हम log की टेबल यूज करके निकालते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा बच्चे, एक ये छोटा सा कंपैरिजन किया हुआ है, वो कंपैरिजन देख लेते हैं हम कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के अंदर क्या डिफरेंस है। सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। ये पहला हमारा एसएलएम वाला मेथड है और ये दूसरा वाला डब्ल्यूडीवी। तो देखो एसएलएम में आप साल दर साल क्या कर रहे थे, सेम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। तो आपकी जो लाइन है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि आप हर साल 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे लगाते जा रहे हो, तो यानी आपका डेप्रिसिएशन क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है, सेम है। लेकिन डब्ल्यूडीवी के अंदर शुरुआत के साल में ज़्यादा था, फिर धीरे 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 करके कम हो गया। जैसे पहले साल में 10,000 लगाया आपने, दूसरे साल में 9,000 लगाया आपने, तीसरे साल में 8,100 लगाया आपने। इस तरीके से आपका क्या होता जा रहा था, डिक्लाइन करता जा रहा था डेप्रिसिएशन। तो डब्ल्यूडीवी में आपका ये कम होता जाता है, एसएलएम के अंदर सेम रहता है। क्लियर है बच्चे। अब ये दोनों तो आपने मेथड बहुत बार पढ़े भी हुए हैं। अब जो हम आगे अपने मेथड्स पढ़ने वाले हैं ये थोड़े से नए मेथड्स हैं, हो सकता है पढ़े भी हो सकता है ना भी पढ़े हो। तो हमारा क्या है, थर्ड, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नाम से ही लग रहा है, सम करते हैं, टोटल करते हैं ईयर्स को, जितने भी हमारी यूजफुल लाइफ है उसके ईयर्स को, और उसके बेस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये भी एक क्या है आपका, देखो ये दोनों का एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के एक बीच का रास्ता है।
पढ़ते हैं, द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड ऑफर्स अ डेप्रिसिएशन रेट दैट एक्सेलरेट्स मोर देन द स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम से तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाता है बट लेस देन द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, लेकिन डब्ल्यूडीवी से थोड़ा कम दिखलाता है, तो उन दोनों के बीच का है। आप अपने बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके ऊपर इनको लगा सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके ऊपर बच्चे एमसीक्यू नेट में पूछा जा चुका है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। हम क्या करते हैं, अगर मान लो किसी भी एसेट की आपकी यूजफुल लाइफ कितनी है, मान लो 5 साल है, ठीक है, तो हमें उसका क्या करना होता है, सम करना होता है। तो पहले साल आप कितने बची हुई है अभी रिमेनिंग लाइफ, 5 साल की। जब 1 साल चला गया तो कितनी बची लाइफ, 4 साल। इसी तरीके से 3 साल, 2 साल और फिर लास्ट में 1 साल। हम क्या करते हैं, इन सब का सम कर लेते हैं। इनका टोटल सम कितना हुआ, 15 हुआ, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, सम कर लिया, और फिर अब हम इसको क्या करेंगे, इसके बेस्ड पे अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट में से पहले आप सेल्वेज वैल्यू को माइनस कर देते हो, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ, मल्टीप्लाई करते हो रिमेनिंग लाइफ से। जैसे कि मान लो अगर पहले साल के अंदर वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो अभी कितनी लाइफ रिमेनिंग है, 5 साल रिमेनिंग है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से करोगे। अगर मान लो वो दूसरे साल के लिए पूछ रहा है आपको कि दूसरे साल का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो दूसरे साल में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे साल में आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, क्योंकि अब 4 साल रिमेनिंग है। लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, यानी दूसरे साल को इंक्लूड करके। दूसरे साल में हम जैसे देख रहे हैं कि अभी कितनी लाइफ रिमेनिंग है, तो दूसरे साल में जब हम देखेंगे तो 4 साल है ना रिमेनिंग, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। क्लियर है। अब डिवाइडेड बाय किससे करना है हमें, ये डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स, जितनी भी डिजिट है उसके टोटल से, यानी कितना, अगर 15 है तो अभी हमने ऊपर देखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 15 से। तो यानी अगर आप पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो किसी भी एसेट्स का, तो आप उसके लिए क्या करोगे बच्चे, उसके लिए हम अपना जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और इनटू कर देंगे 5 और डिवाइड कर देंगे 15, तो ये आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं एन्युटी मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये मेथड बोलता है कि भाई कॉस्ट तो जो आप एसेट की देख रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उतनी मोटी अमाउंट के ऊपर, जैसे मान लो कोई एसेट आपने मान लो 50 लाख की खरीद ली, तो वो बोल रहे हैं कि अगर इस 50 लाख रुपए को अगर आप कहीं और पे इन्वेस्ट कर देते तो ये आपको इंटरेस्ट कमा के दे रहा होता। तो ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको भी क्या करता है, कंसिडर करके चलता है। तो दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कंसीडर्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इंटरेस्ट को भी साथ में लेके चलता है, तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखेगा और इंटरेस्ट को भी साथ में रखेगा। इसकी अजम्पशन यही कहती है कि अगर आपने इस अमाउंट को कहीं और पे इन्वेस्ट कर दिया होता तो उसको ऊपर आप इंटरेस्ट जो है वो कमा रहे होते, तो उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। Therefore, not only the cost of the asset should be allocated, but also the amount of interest on it should be allocated over the useful life of the assets. तो इंटरेस्ट भी साथ में आपको एलोकेट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दिस मेथड डिटरमिन्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैश फ्लोज ऑफ द एसेट्स। तो देखा जाए तो ये IRR को कंसिडर करके चलता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, एन्युटी टेबल की हेल्प से इसको हम कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट एक्रूइंग देयर ऑफ आर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर इज कॉन्स्टेंट। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है हर साल वो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है। ज़्यादातर ये किसके लिए सूटेबल है, लॉन्ग टर्म लीज के लिए ये सूटेबल है। लेकिन जब अगर आपको एसेट बार बार चेंज करनी होती हो जल्दी, यानी फ्रिक्वेंट एडिशन या डिडक्शन करने हो, तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि ये मेथड कैसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और फिर इसकी कैलकुलेशन बिजनेस के लिए क्या बन जाती हैं, डिफिकल्ट बन जाती है। क्लियर है बच्चे। इसके ऊपर प्रैक्टिकल कभी भी MCQs में नहीं पूछा जाएगा, थ्योरी में ये पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एन्युटी टेबल्स नहीं देगा पेपर में, और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है। 5th देखते हैं बच्चे, 5th इज सिंकिंग फंड मेथड। अब याद करो अपना वो 12th में भी पढ़ते थे ना सिंकिंग फंड, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। तो ये सिंकिंग फंड वही है जो आपने सिंकिंग फंड बनाए थे। डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमें क्योंकि अपनी एसेट को रिप्लेस करना होता है फ्यूचर में, तो हम क्या करते हैं
कि हर साल दर साल जितना भी डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर लगा हुआ होता है उतना अमाउंट हम क्या कर देते हैं, अलग निकाल के रखते जाते हैं और कहते हैं कि इसको कहीं अलग इन्वेस्ट करते जाओ, ताकि जब हमारी एक टाइम लिमिट के बाद, जैसे मान लो 5 साल की लाइफ है एसेट की, तो 5 साल बाद जब हमें नई एसेट चाहिए होगी तो हमारे पास फंड भी अवेलेबल हो। तो सिंकिंग फंड मेथड इज यूज्ड व्हेन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट इज टू लार्ज। जब बहुत मोटा पैसा जाने वाला हो 5 साल बाद, तो हम ये मेथड यूज करके चलते हैं। Depreciation is charged every year to the profit and loss account, but it may sometimes happen that the amount is not readily available at the time of purchase of new asset। कभी कभी नई एसेट खरीदने के लिए एकदम से हमारे पास पैसा नहीं होता, इसलिए हम सिंकिंग फंड मेथड को यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर the amount of depreciation charged every year is transferred to the sinking fund amount। तो हम क्या करते जाते हैं, जितना भी आपने डेप्रिसिएशन जो है वो लगाया है उतना डेप्रिसिएशन आप कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो, सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हो। दिस अमाउंट इज देन इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और फिर हम क्या करते हैं, उतने ही अमाउंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देते हैं। याद भी होगा आपको, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते थे हम, है ना, तो वहाँ पे हम इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। ऑल्सो द इंटरेस्ट अर्न ऑन दी सिक्योरिटीज इज री इन्वेस्टेड। और साथ साथ जितना भी इंटरेस्ट आप कमाते हो साल दर साल, उसको भी हम बार बार री इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे पढ़ते हैं। The amount of depreciation to be charged every year is calculated after considering the element of interest। तो जब हम अपना depreciation कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चे। एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एंड न्यू एसेट इज परचेज फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स। जब रिप्लेसमेंट का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उसको हम बेच देते हैं और उससे जो भी हमारा पैसा आता है उसको हम नई एसेट खरीदने में इस्तेमाल कर लेते हैं। At this time, the book value of the old asset that needs to be replaced is transferred to sinking fund account। और जो पुरानी हमारी एसेट थी जिसको हम बेचने वाले हैं उसकी बुक वैल्यू को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बच्चे नीचे वाला जो भी पोर्शन लिखा हुआ है ना, ये सारा सिंकिंग फंड का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि सिंकिंग फंड अकाउंट की एंट्रीज या उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। लंबे लंबे सवाल हैं और ये हमारे पेपर में MCQ में नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ थ्योरी के अंदर पूछे जा सकते हैं। लंबा अकाउंट बनाने को तो बोल ही नहीं सकता कि अकाउंट बना के दिखलाओ, है ना, रीड कर लेना एक बार आप। However, this method is complex method of accounting as the rate of interest keeps fluctuating। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। Therefore, the amount accumulated in sinking fund may not match the original cost। और कभी कभी जो हमारे ओरिजिनल कोस्ट है एसेट की उससे मैच नहीं भी करता है जो टोटल हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है अपना। और हम इस मेथड को ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किए करते हैं, मोस्टली यूज्ड बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट हैव लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड फॉर रियल एस्टेट एसेट्स एंड लीजेस। तो हैवी अगर आपकी एसेट्स हैं तो ही हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं छुटमुट एसेट्स के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट इज मशीन आर रेट मेथड। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगाते हैं बच्चे, घंटों के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अंडर दिस मेथड आर्ली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एनी, यानी स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके जितना भी अमाउंट बचा इज डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। तो जितने भी हमें उम्मीद है कि मशीन इतने घंटे काम करेगी उतने से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ज़्यादातर ये टेक्सटाइल्स या जूट माइल्स के लिए ही यूजफुल होता है। इसका फॉर्मूला देख लो आप, इसके ऊपर MCQs भी आ जाते हैं 1 नंबर में। डेप्रिसिएशन पर आवर इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अगर कोई है तो, और उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इन आवर्स। तो घंटे में जो भी उसकी लाइफ है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और इस साल में जितने भी घंटे अगर आपकी मशीन चली है तो उसको हम क्या कर देंगे, उतने घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बच्चे। तो ये हमारा जो अभी हमने इस फॉर्मूले के अंदर रेट निकाला है, ये आपका पर आवर का रेट निकाला है कि 1 घंटे में कितना डेप्रिसिएशन लगता है। तो 1 साल में जितने भी घंटे मशीन चली होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर है, छोटा सा सिंपल सा। अगला चलते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसके अंदर हम कैसे डेप्रिसिएट करते हैं, यूनिट्स के हिसाब से, यानी जितना भी प्रोडक्शन करती है आपकी मशीनरी और साल में जितना भी उसने
यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसके हिसाब से डेप्रिसिएट करते हैं। ये मेथड क्या बोलता है, कहता है कि जितना जिस भी साल में, अगर मान लो पहले साल में मशीन ज़्यादा नहीं चली तो पहले साल में क्यों डेप्रिसिएशन लगाएं उसके ऊपर ज़्यादा, अगर दूसरे साल में मशीन ज़्यादा चली है तो दूसरे में ज़्यादा दिखलाओ ना डेप्रिसिएशन। तो ये मेथड उसी के ऊपर बेस्ड है, किस पे, उसके यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसके हिसाब से। दिस मेथड इज अप्लाइड वेयर द वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ यूनिट्स इट प्रोड्यूसेस। ज़्यादातर ये उस तरीके की एसेट्स पे या मशीनरी पे लगाया जाता है जहाँ पे एसेट इस्तेमाल से ना जितने ज़्यादा आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी एसेट घिसेगी। तो अगर आपने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो उस साल में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाओ, किसी साल में अगर किसी वजह से आपने कम यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो कम डेप्रिसिएशन लगाओ। दस इन द ईयर्स व्हेन द एसेट्स इज हैवीली यूज्ड, जब एसेट आपकी हैवीली यूज की गई होगी, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी हाई, तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा होगा। अक्सर प्लांट एंड मशीनरी के लिए ही ये सूटेबल होता है। इसका फॉर्मूला देख लो बच्चे, एमसीक्यू बन जाता है इसके ऊपर भी। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल वैल्यू, जो भी हमारी डेप्रिसिएबल वैल्यू है और वो क्या होती है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इनटू में प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में जितना भी प्रोडक्शन किया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड किससे कर देंगे हम, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन से। तो जितना भी हमें उम्मीद है कि टोटल ये इतने जो यूनिट्स है वो पूरे साल में, पूरी लाइफ में, मान लो 5 साल की लाइफ है कि 5 साल में टोटल इतना प्रोडक्शन कर लेगी, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो भी आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। 8th है हमारा डिप्लीशन मेथड। तो जैसे हमने देखा था डिप्लीशन किस पे लगता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे लगता है। तो आपकी जो वेस्टिंग एसेट्स हों जैसे कि कोल, माइंस, वेल क्या, यानी पेट्रोलियम वगैरह के जो कुएं हैं वो, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, डिप्लीशन लगाते हैं। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट बाय द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइकली टू बी अवेलेबल। आपको जितनी उम्मीद है कि मान लो एक कोल माइन में से इतना कोयला हम निकाल सकते हैं, तो हम उसकी जो भी कॉस्ट है उस कोल माइन की, उसको डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइकली टू बी अवेलेबल। ठीक है, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9th है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। बच्चे ये मिलता जुलता है किससे, सिंकिंग फंड से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि यहाँ पे हम पैसे को इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं, ठीक है ना। तो दिस मेथड इज जस्ट लाइक द सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट इन दिस मेथड द मनी इज यूज टू पे प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इस पैसे में हम पैसे को इस मेथड में हम पैसे को इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं प्रीमियम के तौर पे। है कैलकुलेशन उसी तरीके की, शायद इसका भी आपने प्रैक्टिकल ग्रेजुएशन में किया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मनी एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी कैन बी यूज्ड टू बाय अ न्यू एसेट, और लास्ट में मैच्योरिटी के वक्त हमारा जो पैसा मिला है हम उसको नई एसेट परचेज करने में लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच।